Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing motion in two dimensions, and today I want to finish this chapter. So you are required to give the doubts of the projectile motion, horizontal projectile and oblique projectile. उसके बेस पे मैंने आपको बोला था कि सॉल्व करके लाना है आपको. Am I right, friends? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो मुझे ये बताओ कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में डाउट्स पूछो अभी. चलो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल 1 to 10. Sir, fifth. Question number 5. Okay. A bomb is dropped from the aeroplane moving horizontal at a constant speed. When the air resistance is taken into the consideration, the bomb the air resistance is taken into the consideration. Okay. देखो ऐसा है कि एक एरोप्लेन जा रहा है और उसमें से बॉम्ब को ड्रॉप करते हैं. देखो चीज ऐसी है कि अज्यूम दैट दिस इज अ एरोप्लेन. ये अज्यूम कर लो कि एरोप्लेन है. और उसमें सपोज कि वो v वेलोसिटी के साथ जा रहा है. तो जब आप उसमें से बॉम्ब को ड्रॉप करते हो तो बॉम्ब जब बाहर निकलेगा तो उसका भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v ही रहेगा. आप जब मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर निकलते हो तो आपका भी इनिशियल वेलोसिटी उतना ही रहता है. जैसे आप चालू ट्रेन में से नीचे उतरते, चालू ट्रेन में से बाहर निकलते हैं तो आपका वेलोसिटी ट्रेन के जितना ही होगा इनिशियली. अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो बॉम्ब है ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा. वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ऐसे. अगर अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता पता है? इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता ना वो कांस्टेंट रहता इफ देयर इज अ नो एयर रेजिस्टेंस. तो फिर प्लेन का लोकेशन, प्लेन का भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, ये बॉम्ब का भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है. तो बॉम्ब कहाँ पे गिरता? तो एग्जैक्टली जहां पे प्लेन पहुंचता उसी प्लेस के एग्जैक्ट नीचे बॉम्ब गिरता. मतलब जब बॉम्ब गिरता तो एट दैट टाइम प्लेन एग्जैक्टली उसके ऊपर ही होता. बट कब, कौन से सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं? कौन से सिचुएशन की बात कर रहा Constant velocity. हूं? हाँ, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है. बट यहाँ पे क्या होगा? रेजिस्टेंस है तो फिर क्या होगा? सोचो, आप खुद सोचो. अगर रेजिस्टेंस है तो क्या होगा? प्लेन का तो वेलोसिटी तो वही रहेगा बिकॉज प्लेन तो इंजन के द्वारा उसको वेलोसिटी मिलता है. तो प्लेन तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही से मूव होता रहेगा. बट इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं अगर रेजिस्टेंस है तो? कम हो जाएगा, मतलब कम कम हो होती जाएगा. जाएगी. तो फिर जब वो नीचे गिरेगा जमीन पे तो उस एट दैट सेम टाइम द प्लेन विल बी एग्जैक्टली एंड द एग्जैक्टली उसके ऊपर होगा या थोड़े आगे होगा या पीछे होगा? प्लेन कहाँ पे होगा? आगे होगा. थोड़ा आगे हो जाएगा बिकॉज प्लेन का तो वेलोसिटी डिक्रीज होने वाला नहीं है. प्लेन का तो वेलोसिटी डिक्रीज होने वाला नहीं है तो प्लेन थोड़ा आगे हो जाएगा. क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. तो आंसर आएगा कि ऑप्शन बी. फॉल्स टू द अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन नहीं आएगा. फॉल्स अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, दैट शुड बी द आंसर. फॉल्स अर्थ अहेड ऑफ द एरोप्लेन, रॉन्ग आंसर. फ्लाइज विद द एरोप्लेन, रॉन्ग आंसर. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस Yes, sir. चलो 1 to 10. 7. किसी को पूछना है 1 to 10?
7. Sir, 7. Seventh question, okay. Aeroplane is flying horizontally with the velocity 600 km per hour. And when it is acha, at the height of 1960 meter, when it is vertically at the point A on the ground, the bomb is released from it. The bomb strike the ground at the point B. Then what is the AB? Very good question. It is really a very interesting question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. पहले तो आपको क्वेश्चन को समझने का ट्राई करना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो लोग. तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ना वो अर्थ है. यहाँ पे अज्यूम करो कि ये अर्थ है और यहाँ से वो एरोप्लेन जो है वो जा रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ. उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना है? 600 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर, हाँ, इट इज गिवन, ओके. और उसमें से एक बॉम्ब बाहर निकलेगा, तो बॉम्ब का भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सा रहेगा? 600 किलोमीटर पर आवर. हाँ, और वो कांस्टेंट रहेगा. हम ऐसा मान के चलेंगे कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसका एक्स डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और बॉम्ब का वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा इनिशियली? 0. बिकॉज जो एरोप्लेन में से जब बॉम्ब निकलता है तो एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो वो जो बॉम्ब है उसको भी 100% जो वेलोसिटी मिलेगा इनिशियली वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मिलेगा. उसके बाद जाके टाइम के साथ उसका वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है. अगर फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0. ऐसा दिया गया है कि पॉइंट ए से बॉम्ब को रिलीज किया हुआ है. अब बॉम्ब क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और यहाँ पे पहुंचेगा बी पे. तो मुझे फाइंड क्या करना है? आई वांट टू फाइंड दिस ए बी. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. तो अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर दूं, तो मुझे अगर ए बी फाइंड करना है तो ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर. ओके. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो वेलोसिटी कांस्टेंट वाला अगर मोशन है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? D is equal to VT. D इक्वल्स टू VT. बट एक प्रॉब्लम है, वेलोसिटी तो है हमारे पास, है 600 किलोमीटर पर आवर. मतलब ये हो जाएगा 600 इंटू 5/18. 18 टेंजा 6 टेंजा 60, 6 3 18. तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड. बट एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है. कोई बात नहीं. वर्टिकल डायरेक्शन में मैं कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? वर्टिकल डायरेक्शन में मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन T plus half at square. परफेक्ट, VOT प्लस हाफ एट स्क्वायर. इसमें वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है. वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो कैन आई से हाफ AT स्क्वायर ओनली? More precisely, I should say half GT square because acceleration will be equals to the gravitational acceleration. तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको? तो बोले वर्टिकल डायरेक्शन में वो उसका हाइट 1960 था, तो 1960 इज इक्वल्स टू हाफ. जी का वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर.
अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1960 डिवाइड बाई 9.8 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब ये 982 सा 196 होता है, तो 9.8 का डबल होगा 19.6, तो ये हो जाएगा 200। तो ये 200 इंटू 2 400, 400 का रूट निकालो तो वो आ जाएगा आपका 20। चलो आपका टाइम मिल गया आपको 20 सेकेंड। अब ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 500 डिवाइड बाई 3 इंटू 20। तो फिर क्या मिलेगा ये x का वैल्यू? 3333.33। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 डिवाइड बाई 3। तो 10,000 डिवाइड बाई 3 तो 3,333 कुछ ऐसा मिलेगा मीटर्स। Yes. ये तो x मिला। अब ए बी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रूट में x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अच्छा, ये ए पॉइंट कहाँ पे है? पॉइंट ए कहाँ पे है? ए ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ए ऑन द ग्राउंड है, तो मतलब ये यहाँ पे ही है, ये ए यहाँ पे नहीं है। हमको मिल गया ना तो फिर सर। तो फिर ये आंसर आ गया हमारा। तो फिर ये x ही तो मुझे फाइंड करना था। तो ए बी इज इक्वल टू 3.33 किलोमीटर्स। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, अगर sir. अगर वो पॉइंट जहाँ से अगर ये बॉम्ब को फ्री किया होता, वहां से बी का फाइंड करना होता, तो हम क्या करेंगे? हमको क्या करना पड़ता? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके वो भी मिल सकता था, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे तो ग्राउंड का पॉइंट ही ए है, तो ए बी ही मतलब एक्स ही फाइंड करना था। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. मुझे क्यों पता चला कि ये कुछ गड़बड़ है? तो मैंने ऑप्शन देखा तो पता चला कि भाई 3.33 किलोमीटर ऑप्शन में है, और उससे दूसरा ऑप्शन तो बहुत ज्यादा 33 किलोमीटर है। इतना तो ज्यादा आंसर आ ही नहीं सकता अगर स्क्वायर रूट निकाले तो मुझे ऐसा आंसर फाइंड करना था कि 3.33 से ज्यादा हो बट बहुत ज्यादा ना हो। तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसकी वजह से पता चल गया कि यहाँ पे कुछ हमने इंटरप्रिटेशन करने में मिस्टेक किया है, तो पता चला कि ए नीचे है। तो आंसर इज 3.33। सर पर तो y कैसे मिलेगा? वाई तो दिया हुआ है ना हमको, ये 80 है ना वो तो। ऑलरेडी ओके सर, हाँ बराबर। हाँ सर, ओके। क्योंकि सर आपने ओके समझ गया सर। चलो अब बताओ 1 to 20 सर ये 8 वाला कराओ ना। कौन सा नंबर बोलो फिर से? 8 वाला। नंबर 8। ओके 8 सर। हाँ, मतलब ये 8-1 ना, a ball is rolled off। यस सर। okay, a ball is rolled off the edge of the horizontal table at a speed 4 meter per second. It hits the ground after 0.4 second. Which statement or statements given below is true or are true? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, तो ये टेबल है, ये अर्थ है, और यहाँ पे एक बॉल रोल कर रहा है, और एट द एज व्हेन इट्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द टेबल, व्हेन इट ड्रॉप्स फ्रॉम द टेबल, उसका जो वेलोसिटी था वो 4 मीटर पर सेकंड था। ऐसा दिया हुआ है कि 4.4 सेकंड के अंदर वो नीचे आ रहा है, तो टाइम दिया हुआ है। चलो, कैन आई से x इज इक्वल्स टू वी टी?
अगर ये डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूं तो x इज इक्वल टू vt. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? वेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू 4, तो कैन आई से इट इज अ 4t? सर वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ, होरिजन देखो, सीधी सी बात है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में उसको लग रहा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड. तो जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स एग्जिस्टिंग है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं. तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी डेफिनेटली कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट ही रहेगा. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। अब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मुझे बताओ, मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए मुझे वर्टिकल डायरेक्शन के लिए? POT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, मुझे यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, मुझे ये टाइम भी दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, वो टाइम भी लिख देते हैं, टाइम का भी कर देते हैं. तो 4 इंटू क्या दिया हुआ है टाइम, हाउ मच टाइम? 0.4. 0.4. तो ये आपका जो आंसर आएगा ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो डिस्टेंस आएगा वो 1.6. चलो अब वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं. तो उसके लिए फॉर्मूला मुझे कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? 1/2 GT square. देखो VOT मैंने नहीं लिखा, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0. 0. तो VOT प्लस हाफ GT स्क्वायर. तो हाफ G का वैल्यू ले लेते हैं, से 10 ले लेते हैं, एंड टाइम का स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर 0.16 हो जाएगा. 0.16 इंटू 10 तो 1.6 डिवाइड बाई 2 तो 0.8 आएगा. तो ये 0.8 मिलेगा. और वर्टिकल डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा? तो इट इज अ v नॉट प्लस 80. इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल का 0 है. एक्सेलरेशन 9.8. टाइम जो है वो 9, एक्सेलरेशन 10 लेते हैं. एक्सेलरेशन 10 लेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड टाइम जैसे बताया मैंने 0.4 है, तो 4 मीटर पर सेकंड रहेगा. तो ऑप्शन ए, इट हिट्स द ग्राउंड एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.6 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल. सही बात है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ना वो 1.6 मीटर है, वो करेक्ट है. A speed with which it hits the ground is a 0.4 meter per second. A speed with which it hits the ground is a 4 meter. ये गलत होगा. क्यों गलत होगा, कोई बताएगा मुझे? बिकॉज आपको अगर रिजल्टेंट स्पीड फाइंड करना है तो क्या करोगे आप? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. तो vx भी 4 है, vy भी 4 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 4√2 आएगा. 4√2 मीटर पर सेकंड आएगा, तो 4 नहीं आएगा. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? अगर यहाँ पे यस सर। 4√2 लिखा होता तो वो करेक्ट हो जाता. इज इट ओके? यस सर। हाइट ऑफ द टेबल इज अ 0.8 मीटर इज अ करेक्ट. टेबल का हाइट 0.8 मीटर है, वो करेक्ट है, वो वाकई में करेक्ट है. इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. अच्छा, वो जब हीट करेगा तो उसका एंगल 60 डिग्री होगा, तो वो फाइंड करने के लिए हम करेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू Vy अपॉन Vx. तो Vy भी 4 है, Vx भी 4 है, तो ये तो 1 मिला, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको? 45। 45. 45. तो मेरे हिसाब से ये दोनों आंसर करेक्ट है. ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है. हाँ सर, तो दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं. क्या बोल रहे हो आप? सर दो आंसर भी इधर करेक्ट हो सकते हैं या फिर एक ही होगा? देखो, JEE एडवांस के अंदर मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन देते हैं. JEE एडवांस के अंदर, JEE में जनरल एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है. एडवांस के अंदर मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें यस सारे ऑप्शन को टिक करना होता है तो ही मार्क मिलता है, ऐसा है. ओके. बट JEE में नहीं होता, नीट में भी नहीं होता. तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन में कौन क्या दिया है, देखा किसी ने सोल्यूशन? सॉल्यूशन में कौन सा आंसर दिया है? लेट्स चेक. सर दोनों दिया AC. A and C both should be the answer. ये रहा ना, ये एग्जैक्टली A and C both are correct. Is that clear? यस सर. चलो बताओ.
1 to 20। ओके चलो, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में 1 to 20, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में 1 to 20। फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको वापस से बोल देता हूँ कि अगर आपको JEE या नीट जैसे एग्जाम को क्लियर करना है तो यू मस्ट सॉल्व MCQ रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली MCQ सॉल्व करोगे, उसके डाउट पूछोगे तो ही वो क्रैक हो पाएगा। अदरवाइज वो ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप जाओगे करके ठीक करके आ जाओगे तो क्रैक हो जाएगा। आपको कंपल्सरीली एवरी टाइम यू हैव टू सॉल्व दी MCQ। आपको एटलीस्ट वीक के अंदर 8 घंटे फिजिक्स को देना है, जिसके अंदर आप ओनली JEE के लेवल के MCQ सॉल्व करो। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि आप सॉल्व ना कर पाओ, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा सॉल्व करने में, वो सब चलेगा, बट थोड़ा आपको फोकस करना होगा, MCQ सॉल्व करना होगा, और जितने भी डाउट है वो मैं यहाँ पे कराऊंगा आपको। बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप कंटिन्यूअसली MCQ सॉल्व करते रहो। मैंने जो यहाँ पे असाइनमेंट दिया हुआ है वो एकदम स्टैंडर्ड है, अगर वो कर लोगे तो आराम से ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। चलो 1 to 20। सर 6th। क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। यस सर। ओके, a ball is thrown upward and it returns the ground. Describe the parabolic path. Which of the following remains constant throughout the motion? तो आपको पता ही है ना उसमें क्या है, बोलो क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कांस्टेंट है? चार में से कौन सा ऑप्शन कांस्टेंट होता है, पता ही है आपको, बोलो। Horizontal component of velocity. परफेक्ट। थ्रू आउट द मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता ही है ना कि थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, वो तो पहले से पता है। वो Vertical में acceleration. हाँ एग्जैक्टली, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन तो है, वही तो डेफिनेशन है। एग्जैक्टली। यस सर। यस सर। अगर वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक्सेलरेशन लिखा होता ना, तो ये भी आंसर आता, तो ये भी सही था। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, चलो और बताओ। 1 to 20। सर 14 14, 1 4, और 13 में 13 and 14। Yes, sir. 13. 13 and 14, ओके 13 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। A cricketer hits a ball with the speed 25 meter per second at the angle 60 degree above the horizontal. How far above the ground it passes over a fielder 50 meter from the bat? देखो क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो। पूरा जो फिजिकल सिचुएशन है उसको इमेजिन करने का ट्राई करो। तो एक बेस्टमैन जो है ना, IPL का मैच चल रहा है, तो क्रिकेटर हिट्स द बॉल विद द वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉल जो है ना वो ग्राउंड के बहुत नज़दीक है, ऐसा सामने से उन लोगों ने दिया हुआ है। तो ये अपना ग्राउंड है और यहाँ से बॉल को हिट किया है, यहाँ से, और वेलोसिटी दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड और 60 डिग्री एंगल पे हिट किया हुआ है। अब ऐसा दिया गया है कि हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासिस ओवर द फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट। तो बैट से 50 मीटर पे एक फील्डर खड़ा हुआ है, तो हाउ फार अबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के ऊपर कितना डिस्टेंस होगा, मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो बॉल जो जा रहा है तो फील्डर जो 50 मीटर के ऊपर 50 मीटर पे खड़ा है, तो उसके ऊपर कितने डिस्टेंस पे बॉल होगा। चलो ये मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो
we can apply the equation of the trajectory. If you remember, y is equals to tan theta naught into x minus half gx square upon v naught square cos square theta. याद आ रहा है कुछ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? Yes, sir. तो आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और आपको x दिया हुआ है. x कितना दिया हुआ है? 50. थीटा भी दिया हुआ है. tan 60 डिग्री क्या होगा? तो बोले तो √3 होगा. tan 60 का वैल्यू होता है √3. फ्रेंड्स समझ में आ रहा है ना मैं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो है? g का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए. x स्क्वायर का मतलब 50 का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी 25 का स्क्वायर, कोस 60 का स्क्वायर, कोस 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है. तो फ्रेंड ये आएगा 50√3 माइनस हाफ 10 into 4. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो 10 into 4. अब ये 50/25 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 50/25 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 लिख दूं मैं, चलेगा? 50 का स्क्वायर बाई 25 का स्क्वायर मतलब 50/25 द होल स्क्वायर, तो 2 द होल स्क्वायर मतलब 4. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 50 into √3. अगर करोगे ना आप तो एक काम कर सकते हो आप, 100 डिवाइड बाई 2 कर दो एंड 1.73 कर दो माइनस 80. क्या किया पता चला मैंने? ये आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, देखो भैया JEE नीट में कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास. तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया. तो 100 डिवाइड बाई 2 1.73, √3 का वैल्यू पता है, तो 173 डिवाइड बाई 2, 173 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 170 डिवाइड बाई 173 डिवाइड बाई 2. 170 का हाफ क्या होता है? 85. Yes, sir. 86.5 minus 80. तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर इज द आंसर. ये 6.5 मीटर आंसर होना चाहिए. तो है कोई ऐसा ऑप्शन 6.5 अप्रोक्सीमेटली? नहीं है. नहीं यार. क्या बात है. लेट मी चेक वंस अगेन. लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस अगेन. कुछ भी गलत नहीं किया है. कुछ भी तो गलत नहीं किया है. सर हमें हाइट ही फाइंड करनी है. मैं क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा क्या फाइंड करना है वही. IT पिलर के ऊपर की. हाउ फार अबोव द ग्राउंड? अबोव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से ही फाइंड करना होगा ना. इट पासिस ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट. बराबर है, सब कुछ तो बराबर है. हाउ फार अबोव द ग्राउंड? इट पासिस ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वही होना चाहिए. लेट मी चेक द सॉल्यूशन. कौन सा क्वेश्चन था ये? 13. क्वेश्चन नंबर 13. Yes, sir. बोलो. अच्छा ये रहा ना. सर मतलब वो हमने 10 ले लिया उसलिए शायद हुआ होगा. नहीं वो तो सब कुछ बराबर है. वही किया है, किया तो वही है. सर जी की वैल्यू थोड़ा बहुत 9.8 लेते हैं. हाँ उससे उससे शायद प्रॉब्लम होगा. हमने तो इधर 50√3 नहीं लिया था. हाँ वो 50√3 नहीं लिया था हमने. यस सर. यहाँ पे 12.5√3 लिया है ना हमने. 50√3 लिया है. अरे वो सब अलग है. ये अलग इक्वेशन है, वो अलग अलग इक्वेशन था. उन लोगों ने मेथड ही अलग किया हुआ है, बड़ा वाला मेथड किया हुआ है. मेथड ही अलग किया हुआ है. देखो मैं एक बार फिर से आपको हमारा जो मेथड था उसमें 9.8 लेके सॉल्व करते हैं. x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर
अपॉन वी नेट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वो 9.8 का ही प्रॉब्लम होगा। एक्स का वैल्यू हमको दिया हुआ है 50, 10 60√3 ही होता है। हाफ जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर, और अपॉन बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। ये आ जाएगा 86.5 अप्रोक्सीमेटली, माइनस हाफ 1/4/2 मतलब ये 2 बचेगा, 1/2 4/2 मतलब 2 बचेगा, 2 इंटू 9.8 इंटू 4, तो 86.5 माइनस 9.8 इंटू 8, मैंने यहाँ पे 78.4। हाँ मैंने यहाँ पे 80 कर दिया था। अब क्या आएगा देखो, 78.4। 78 अब करो तो क्या आता है, अप्रोक्सीमेटली 8.1 आ जाएगा। 8.1. आ गया ना, देखो मतलब वो 9.8 का ही प्रॉब्लम था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। इज इट ओके? यस यस सर। यहाँ पे तो बड़ा वाला कुछ मेथड जो किया है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जो सिंपल मेथड से हो रहा है उसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। पहले टाइम फाइंड किया है और उसका वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है, वी एक्स फाइंड किया है, वी वाई फाइंड किया है। ऐसा करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा इक्वेशन अप्लाई करो, गेट द आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस। ओके, चलो 1 to 40, अप टू 40। बोलो, किसी को पूछना है 1 to 40? 29. अच्छा 29, ऐसे देख के बोल रहा है कि किया है सॉल्व? नहीं सर. क्या ऑन द स्पॉट देख के बोल रहा है? नहीं सर किया है. अच्छा तो अच्छी बात है। इधर रेंज ऑफ गन which fires a shell with the muzzle speed v is r, then the angle of elevation of the gun is। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं वो पहले समझना चाहिए आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना। नीचे नीचे की तरफ देखे हुए ही ना सर। नहीं नहीं, मैं बताऊँ आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता नीचे से ऊपर देख. है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जिस एंगल से आप ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है आपका। दिस विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आपका बॉडी ऐसे यहाँ पे पहुँचता है, और जब वो यहाँ पे होता है तो आप सपोज कि यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे, और उसको देखते हो, तो आपका जो आई साइट होगा वो ऐसे होगा। इज दैट क्लियर? सर. यस. तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग चीज है, एंगल ऑफ एलिवेशन अलग चीज है। क्या ये आपको पता चला? यस सर। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं पता चला आपको पहले तो? सर। हाँ बोलो बोलो। यस सर बोला सर। अच्छा ओके गुड। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो क्या दिया है, वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द रेंज ऑफ द गन विच फायर्स a shell with the muzzle speed v is a r, तो रेंज का फॉर्मूला तो हमको पता है कि वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी। ये हमको पता है कि रेंज है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द रेंज।
और मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन, मतलब ये तो गन का एलिवेशन एंगल फाइंड करना है ना, तो ये तो वही हुआ, गन का एलिवेशन एंगल ही तो फाइंड करना है। जो आंसर है वो, अच्छा मतलब गन का एलिवेशन एंगल ही फाइंड करना है आपको, आपका खुद का नहीं फाइंड करना है, आप नहीं देख रहे हो, गन का ही, मतलब गन का जो, मतलब ये यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन का मतलब वही हुआ, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन इज नॉट द एंगल ऑफ एलिवेशन, इट इज अ प्रोजेक्टाइल एंगल। देखो ये गन का, मतलब गन का एलिवेशन एंगल है, तो आपको ये प्रोजेक्टाइल एंगल ही फाइंड करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही फाइंड करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही एंगल वही फाइंड करना है, बिकॉज गन कौन से डायरेक्शन में, गन को कौन से डायरेक्शन में रखना है, तो गन तो वही डायरेक्शन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल करना है गन में से ही, तो वो तो ठीक है, वो तो वही रहेगा आपका, गन कौन से एंगल पे रहेगा, तो जहाँ पे आपने फायर किया है वही एंगल पे गन रहेगा। तो ये तो एलिवेशन एंगल आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, बट ऐसा यहाँ पे एलिवेशन ऑफ गन का मतलब प्रोजेक्शन एंगल ही फाइंड करना है, तो खत्म बात। तो आर जी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होगा, तो 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स आर जी बाई वी स्क्वायर होगा, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स आर जी बाई वी स्क्वायर, so that is the answer. Is that clear to you? समझ में आया? Yes. Is it okay? Yes, sir. यस सर। और अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और वो इसको देख रहा है, ये पॉइंट को, ये मैक्सिमम हाइट को देख रहा है, और उसका एलिवेशन एंगल पूछते हैं, तो ये मैंने जो बताया वो होता, बट उसके लिए उसको कौन सा पॉइंट देख रहा है वो भी देना पड़ता, वो पर्सन वहाँ पे खड़े रह के कौन सा पॉइंट देख रहा है उसको भी देना पड़ता, बट वो अलग चीज़ है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? तो सर मैक्सिमम हाइट के ऐसा कुछ देते हैं ना कि हाँ, वो वो देना पड़ेगा कि भाई अ पर्सन स्टैंडिंग एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड लुकिंग द मैक्सिमम हाइट, देन व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर दैट पर्सन, ऐसा कुछ देना पड़ता। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, चलो और बताओ, 1 to 40। 1 to 40 लास्ट कॉल। 1 to 40, अच्छा अप टू 50, 1 to 50। सर 47 47 is a very good question. The 47 is a very good question. क्या है क्वेश्चन देखो, body of mass m is thrown upward at an angle theta with the horizontal. With rising up, the velocity of the mass after t interval time. ठीक है, अब ठीक ही है। चलो बताओ मुझे x डायरेक्शन का वेलोसिटी t टाइम के बाद कितना होगा आफ्टर t इंटरवल टाइम, व्हाट इज द वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन? बताओ x डायरेक्शन का वेलोसिटी t टाइम के बाद क्या होगा? अरे बोल भी दो। v x डायरेक्शन का वेलोसिटी है ना, कांस्टेंट रहता है, चाहे आप इनिशियली बोलो कि टी टाइम के बाद बोलो, वो वही रहेगा, वी नॉट कोस थीटा ही रहेगा। यहाँ पे वी नॉट के बदले वी है, कोस थीटा नॉट के बदले थीटा ही है, तो वी कोस थीटा ही रहेगा। बट वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम क्या रहेगा? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का कितना, तो बोले वी नॉट कोस थीटा,
वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना, तो बोले v0 sin थीटा। बट अब मुझे बताओ कि वाई डायरेक्शन तक का t टाइम के बाद वेलोसिटी कितना होगा। हाफ और वी नॉट sin theta minus gt. So it is from v is equals to v0 plus at। अब v0 के बदले v0 y के बदले v0 sin थीटा नॉट, एंड एक्सेलरेशन शुड बी टेकन माइनस जी, एक्सेलरेशन शुड बी टेकन माइनस जी। चलो ये बात समझ में आया आपको। यस सर। तो अब अगर आपको स्पीड फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करोगे, यस और नो। यस सर। तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, और इसका आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2v साइन थीटा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 वी स्क्वायर कॉमन, अदरवाइज 1, वी स्क्वायर इज टेकन कॉमन एंड रिमेनिंग टर्म इज 1, तो वी स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, बाकी बचेगा 2v0 साइन थीटा इंटू जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो है भैया। यस सर। तो समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा। इज इट ओके? यस सर। चलो और बताओ। और बताओ। सर 49. 49, ओके। A cricketer can throw a ball to the maximum horizontal distance 100 meter. The speed with which he throws the ball is, तो इसमें क्या है, आपको मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है। चलो मुझे बताओ मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है। रेंज का पहले रेंज का फॉर्मूला बता दो, उसके बाद मैक्सिमम की बात करते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, v0 square sin 2 theta by बाय जी। और आर मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो वो आपको पता होगा कि v0 स्क्वायर बाई जी है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिलता है, याद है आपको? यस yes, सर। सर अभी हो गया। हाँ, अब ये तो आर मैक्स दिया हुआ है 100, खत्म बात। उसमें क्या है, इज दैट क्लियर? तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 980, 9.8 into 100, तो 900 का स्क्वायर है ना, 900 का स्क्वायर रूट 30 होगा, तो ये 30 से कुछ ज्यादा 33 समथिंग आएगा, 33 पॉइंट समथिंग। तो सभी 33 के आसपास ही थे। 32 should be the answer. Is that clear, friends? यस सर। Is it okay? चलो क्वेश्चन 260, Sir, 52. 52, okay. A ball is thrown from a point with the speed of v0 at an angle theta. Okay. From the same point and the same instance, the person starts running with the speed of v0 by 2, catches the ball. Will the person be able to catch the ball? To catch the ball, okay. हाँ, तो फिर से a ball is thrown with a point from the point with the speed of v0 at an angle theta. From the same point at the same instance, a person starts running with the constant speed v0 by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball?
तो सोचो कि अगर पर्सन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम हो जाएगा, अगर वो जो पर्सन है उसका हॉरिजॉन्टल एंड बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली कैच कर पाएगा। तो फिर यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई टू कैच द बॉल velocity of the person must be equals to the velocity, horizontal velocity of the ball, horizontal velocity of the ball. The velocity of the person is given as a v naught by 2 and horizontal velocity is a v naught sin theta. सॉरी, क्या होगा? v naught cos theta. ये तो पता है ना आपको, ये वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो v naught cos theta होगा प्रोजेक्शन में, वर्टिकल में v naught sin theta। वो तो कितनी बार किया, तो v naught कैंसल, तो cos थीटा अगर 1/2 हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 60 डिग्री। तो खत्म। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा यस, अ पर्सन कैन कैच द बॉल, यस इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। आया बात समझ में? यस यस सर। सर। चलो और बताओ। सर 53। 53, okay. A stone thrown at an angle theta to the horizontal reaches the maximum height h. Then the time of flight of the stone. तो ये तो मैंने करवा दिया है आपको, मैंने आपको मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में रिलेशन लिखवाया है किसी को याद? मैंने 10 एक इक्वेशन ये प्रोजेक्टाइल मोशन में लिखाए थे, बहुत सारे शॉर्टकट मैंने लिख के दिए थे आपको। तो मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच का रिलेशन मैंने आपको बताया था, किसी को याद है वो रिलेशन? सो दैट वाज द रिलेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट के बीच में ये रिलेशन है। ये मैंने आपको कराया था, कहीं ना कहीं पे मैंने इसका प्रूफ भी दिया हुआ है आपको। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो 8h/g हो जाएगा। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो 8 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो 2√2 होता है, तो 2√2 अंदर रहेगा h/g। सो दैट शुड बी द आंसर, दैट्स इट, दैट्स ऑल। ओके सर। क्या मैंने ये आपको शॉर्टकट दिया था प्रूव करके? यस सर। हाँ सर, सर याद नहीं आया तभी इसलिए। हाँ सर 55। 55, ओके। A ball is projected upward from the top of the tower with the velocity 50 meter per second. Makes an angle 30 degree with the horizontal. The height of the tower is 70 meter. After how much seconds from the instance the throwing the ball will reach the ground? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये टावर है 70 मीटर का और यहाँ से टावर के ऊपर से मैंने बॉल को थ्रो किया है। तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा ये जो बॉल है ना वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और फिर यहां से ऐसे पड़ेगा। तो चलो पहले तो आपको सिचुएशन पता चला क्या है? यस सर। तो मुझे ये करना है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक।
तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ पे पहुंचने के लिए जो टाइम है ना उसको मैं T1 अज्यूम कर लेता हूँ और यहाँ का जो टाइम है उसको T2 अज्यूम कर लेता हूँ। तो इफ यू वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट टाइम देन इट शुड बी अ T1 प्लस T2। अच्छा T1 आपको पता है, T1 क्या लिखूं मैं, बोलो T1 क्या लिखूं? इट इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, वो प्रोजेक्शन का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये इतना ही कंसीडर करो। तो yes or no? यस सर। तो वो हो जाएगा 2v0 sin थीटा नॉट बाई जी। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। तो ये हो जाएगा 2v0 का हो जाएगा 50 50। 30 1/2, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो अलग नहीं आएगा, क्या बोल रहे हो? वो डिफरेंस नहीं आता है, वो G10 लेते हैं तो। हाँ बट वो पहले तो यही करेंगे, 10 लेके करेंगे, उसके बाद ऑप्शन को देख के पता करेंगे कि अगर 9.8 लेना है या 10 लेना है। ओके, यस सर। देख के सोच लेंगे कि क्या करना है। ओके, यस सर। तो मिल गया T1, तो मुझे मिल गया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जितने वेलोसिटी से ये जितने एंगल से वो जा रहा था उसी उसी एंगल से वो वापस आएगा। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये ऑब्जेक्ट का, जब वापस यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे जितना होगा ना वही एंगल यहाँ पे बनेगा। तो कितने एंगल से उसको थ्रो किया? 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी 30 रहेगा। तो मुझे ये बताओ कि अब ये जो वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया था ना उसी वेलोसिटी पे वो यहाँ पे वापस आता है, ये पॉइंट पे उसी वेलोसिटी पे से वो आता है v0। तो मुझे अब ये बताओ कि ये v0 का ये डायरेक्शन वाला जो y डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है, पार्ट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ अभी मैं, पार्ट 2 का बात कर रहा हूँ। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी उसका इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा? साइन कंपोनेंट। v0 sin थीटा होगा, यस सर। बिकॉज यहाँ पे एंगल 30 फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे v0 sin 30 होगा, जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है वो कोस कंपोनेंट है। चलो अब मैं है ना T2 फाइंड कर रहा हूँ। तो T2 फाइंड कैसे करेंगे हम, कैसे वो मुझे मिलेगा T2? तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि अब वर्टिकल डायरेक्शन में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यहाँ पे तो आ गया है वो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको? 70 मीटर। 70 मीटर। यस और नो? यस सर। और वर्टिकल डायरेक्शन का जो फॉर्मूला है दैट विल बी अ v0 t प्लस हाफ AT²। अब y 70, v0 का जो वैल्यू है वो v0 sin थीटा नॉट आ जाएगा, v0 sin थीटा नॉट प्लस हाफ GT², एक्सेलरेशन 10 का स्क्वायर, वो लिखते हैं अभी। तो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल्स टू v0 का वैल्यू कितना है, तो बोले 50, sin 30 मतलब 1/2 प्लस हाफ, ये प्लस क्यों? बिकॉज वेलोसिटी नीचे जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो एक्सेलरेशन शुड बी टेकन +10। और टाइम की तो मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे t लिखना रह गया। यहाँ पे देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ, पूरा पूरा फिर से लिख रहा हूँ मैं यहाँ से। ओके, तो y इज इक्वल्स टू v0 sin थीटा नॉट t प्लस हाफ GT², y 70, v0 50, sin 30 1/2, t मुझे फाइंड करना है, हाफ g का वैल्यू 10 है, t²। तो ये 70 इज इक्वल्स टू 25t प्लस 5t²। 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा t² प्लस 5t। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? 14। तो ये हो जाएगा t² प्लस 5t माइनस 14 इक्वल्स टू 0। 7 2 t² प्लस 7t माइनस 2t माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। t कॉमन t प्लस 7 माइनस 2 कॉमन t प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 2 आएगा एक फैक्टर, और दूसरा आएगा t प्लस 7। तो t इज इक्वल्स टू या तो 2 सेकंड या t इज इक्वल्स टू -7 सेकंड। तो -7 सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या मिलेगा मुझे? 2 सेकंड। अब जाके t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 करो, तो t1 जो है वो तो 5 सेकंड है ही, t2 2 सेकंड मिला, तो आफ्टर ऑल हाउ मच द टोटल टाइम? 7 सेकंड। तो बात पता चला फ्रेंड्स,
Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन था. Is that understood, friend? Yes, sir. So it is a JEE level question. चलो और बताओ. क्रिटिकल मैंने ऑलरेडी आपको मोस्टली सारे क्रिटिकल मैंने करवा दिए हैं आपको. क्रिटिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी डन. असर्शन रीजन करने की जरूरत नहीं है. तो मतलब ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हुआ. नेक्स्ट लेक्चर से अभी मैं आपके डाउट जो भी है उसको खत्म करवा रहा हूँ, बट मैं बोल देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर से हम लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके नोट्स मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप में, और 2 दिन के बाद आप ऑफिस से कलेक्ट भी कर सकते हो. तो अभी इसमें कुछ पूछना है? ये चैप्टर पूरे चैप्टर में कहीं से भी कुछ भी पूछना है आपको? लास्ट कॉल. नो सर.